सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि केमिस्ट्री के लेक्चर आपके चल रहे हुए हैं और जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो तत्वों के निष्कर्षण का चैप्टर आपके सामने स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने परिभाषाओं के तौर पे बात करें तो हमने कल तत्व की परिभाषा के बारे में बात कर ली थी, धातु की परिभाषा, उपधातु, अधातु के बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद पृथ्वी पर धातुओं की उपस्थिति के बारे में बात कर ली थी। यहाँ से बात आती है अयस्क और खनिज, खनिज और अयस्क के बाद में ये बात आती है कि हम प्रमुख रूप से जो प्रकृति स्रोतों से जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं, चूंकि खनिज से पहले हम अयस्क को प्राप्त करने का कार्य करते हैं और अयस्क का प्रमुख रूप से सांद्रण करने के पश्चात प्रमुख रूप से हम पाई जाने वाली धातु को प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो कोई भी धातु जो हमारी प्रकृति के अंतर्गत मिलती है वह प्रमुख रूप से दो अवस्थाओं के अंतर्गत मिलती है। एक अवस्था जो होती है उसकी संयुक्त अवस्था, एक होती है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं वे होती हैं जो धातुएं प्रमुख रूप से पाई जाने वाली प्रकृति में उपस्थित किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया नहीं करती, जैसे सोना और चांदी के बारे में कल बात हुई थी। इसी प्रकार संयुक्त धातु के बारे में बात आती है तो वे धातुएं जो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के साथ क्रिया करने का कार्य करती हैं। तो हमें जो प्रकृति से जो प्राप्त होने वाली धातु होती है वो अपने खनिज के रूप में प्राप्त होती है। खनिज से हम चूंकि पहले अयस्क को प्राप्त करते हैं, फिर अयस्क का सांद्रण करने के पश्चात हम प्रमुख रूप से धातुओं को प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो देखिए कि यहाँ से हम जो आज स्टार्ट ये कर रहे हैं, अब हमारा यहाँ से जो टॉपिक यहाँ से निकल के आता है वो टॉपिक हमारा है सबसे पहला कि प्रमुख रूप से पाए जाने वाले हम अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण को किस प्रकार से, अयस्क से धातु को हम किस प्रकार से प्राप्त करने का कार्य करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहली क्रिया जो आती है वो आती है चूर्णीकरण की क्रिया। कौन सी क्रिया आती है? चूर्णीकरण। चूर्णीकरण की क्रिया के बारे में मैं आपको बता दूं, एक स्टाम्प मिल होती है। स्टाम्प मिल जो होती है वो कैसी होती है मैं आपको बता देता हूं। स्टाम्प मिल जो होती है ना, वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली इस प्रकार से चक्की के समान पाई जाने वाली प्रमुख रूप से पाटनुमा संरचना होती है इस प्रकार की। इसमें क्या करते हैं कि इसके बीच में प्रमुख रूप से पाया जाने वाला हॉपर लगा होता है। आपने घर पे दाल को दलने वाला प्रमुख रूप से पाई जाने वाली एक दल पत्री जो होती है वो आपने देखी होगी, जो चने की दाल को निकालने के लिए अमूमन घर पे प्रमुख रूप से उपयोग में लाई जाती थी। उसी के समान ये होती है। इसमें आगे की तरफ यहाँ पे प्रमुख रूप से एक हॉपर होता है। इस हॉपर, इसको हम क्या कहते हैं? हॉपर कहते हैं। इस हॉपर के द्वारा होता यह है कि इस हॉपर के द्वारा हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसी भी प्राप्त होने वाला जो हमारा प्रमुख रूप से अयस्क होता है, अयस्क को हम प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। अयस्क को डालने के बाद हम करते क्या है कि जो हमें प्राप्त होने वाला अयस्क होता है उसको प्रमुख रूप से हॉपर के अंदर डालने के बाद ये चक्की के बने हुए प्रमुख रूप से दाल जो आपके दलित्र है, दलित्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जो पाटे होते हैं, उन पाटों के बीच में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अयस्क को घुमाने का क्या किया जाता है, कार्य। देखिए जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले अयस्क होते हैं जो हमारे प्रकृति से प्राप्त होने वाले प्रमुख रूप से अयस्क होते हैं वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो चूर्णीकरण की क्रिया में हम करते क्या है कि जो हमारे बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, इन टुकड़ों को हम प्रमुख रूप से स्टाम्प मिल में डालकर, ये कौन सी मिल हो गई? स्टाम्प मिल हो गई। इस स्टाम्प मिल के अंतर्गत प्रमुख रूप से इसको डालकर इन पाए जाने वाले अयस्क के बड़े टुकड़ों को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले छोटे छोटे चूर्ण के रूप में परिवर्तित करने का क्या कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। तो ये क्रिया जो होती है, इसी क्रिया को हम प्रमुख रूप से चूर्णीकरण की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले अयस्क के चूर्णीकरण की क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे भाषा बनाएंगे देखिएगा, बहुत सिंपल भाषा है, आप समझ लीजिए। केवल सर्वप्रथम प्राप्त होने वाले, प्रकृति से प्राप्त होने वाले अयस्क जो होते हैं वह प्रमुख रूप से बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। प्राप्त होने वाले इन अयस्कों को हम स्टाम्प मिल में डालकर उनको छोटे छोटे चूर्ण के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। यही क्रिया जो हमारी होती है, इसी क्रिया को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली किस क्रिया के नाम से जानते हैं, चूर्णीकरण की क्रिया के नाम से हम क्या करते हैं, इस क्रिया को जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको चूर्णीकरण समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा पैटर्न है। प्रकृति से हमने प्रमुख रूप से खनिज को प्राप्त किया, खनिज से हमने अयस्क को प्राप्त किया। अब अयस्क के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको स्टाम्प मिल में डालकर उनको छोटे छोटे चूर्ण के रूप में परिवर्तित करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये क्रिया प्रमुख रूप से आपकी पाई जाने वाली चूर्णीकरण की क्रिया के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। चूर्णीकरण की क्रिया के बाद जो आता है वो आता है अयस्क का सांद्रण। क्या आता है? अयस्क का सांद्रण। अब हमें यहां से जो चूर्ण प्राप्त होगा, जो हमें छोटे छोटे प्रमुख रूप से पाए जाने वाले चूर्ण प्राप्त होंगे अयस्क के, उसका हम क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। सांद्रण मतलब उसमें जो पाई जाने वाली अशुद्धियां होंगी अयस्क में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अशुद्धि, जैसे प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कंकड़ पत्थर हो गया, पाई जाने वाली अन्य धातुएं हो गई, अन्य प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अधातुएं हो गई, इन सबको हम छांट बीन कर प्रमुख रूप से अलग करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यह क्रिया अयस्क के सांद्रण की क्रिया के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। देखिए परिभाषा में भी लिखा है, खान से निकाले गए अयस्क से कंकड़, मिट्टी, रेत, किले
आदि अशुद्धियों को दूर करना तथा धातुओं की मात्रा में वृद्धि करना अयस्क के सांद्रण की क्रिया के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। मतलब जो हमें प्रमुख रूप से खान से, जो मृदा से, मिट्टी से हमें जो प्रमुख रूप से अयस्क की प्राप्ति हुई है, खनिज प्राप्त हुआ, खनिज से हमने अयस्क को बनाया, अयस्क को जो हमने प्राप्त किया है उसमें विभिन्न प्रकार के धूल के कण उपस्थित रहने का कार्य करते हैं, क्ले पार्टिकल्स उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। इन सभी को हम प्रमुख रूप से क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और प्राप्त करने के बाद इनसे अधिक से अधिक मात्रा में अशुद्धि को दूर करते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में प्रमुख रूप से धातुओं को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम अयस्क के सांद्रण की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये नोट जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये 2 नंबर का नोट है। इस बार के एग्जामिनेशंस में पूछा गया था, कई बार एग्जामिनेशंस में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको नोट के रूप में लिखा है। ये परिभाषा है, क्वेश्चन पूछा जाता है अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स को परिभाषित कीजिए। तो लिखा है अयस्क के साथ उपस्थित कंकड़, मिट्टी, रेत, क्ले आदि को अशुद्धि या मैट्रिक्स के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो जो अयस्क में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंकड़, पत्थर, किले जो उपस्थित रहने का कार्य करती है, उसको हम प्रमुख रूप से अशुद्धि, गैंग या प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मैट्रिक्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्योंकि हम मृदा से प्राप्त कर रहे हैं, मिट्टी से प्राप्त कर रहे हैं, प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, खान से प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां से प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार के कंकड़, पत्थर जो होते हैं उसके अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। इसी को हम प्रमुख रूप से अधात्री या गैंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब यहां से जो पाई जाने वाली अयस्क के सांद्रण की विधियां हैं, ये अयस्क के सांद्रण की यहां से विधियां स्टार्ट होंगी। अयस्क के सांद्रण की विधियों को सबसे पहली विधि हमारे पास प्रमुख रूप से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। सबसे पहली विधि जो हमारे पास है वो कौन सी है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में अगर हम बात करें, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, सिद्धांत क्या होता है, जब धातु अयस्क के कणों का घनत्व अधिक तथा अधात्री के कणों का घनत्व कैसा होता है, कम। अधात्री का मतलब समझ रहे हैं ना, अधात्री का मतलब होता है अशुद्धि से, इससे होता है अशुद्धि से। मतलब जो अशुद्धि के कण हैं, जो क्ले हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, उनका प्रमुख रूप से घनत्व मतलब उनका भार कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और अयस्क के कणों का घनत्व कैसा होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। तब हम जिस विधि को उपयोग में लाने का कार्य करते हैं उस विधि को हम प्रमुख रूप से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, टेक्निकल परिभाषा है, इजी परिभाषा। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि किसे कहते हैं, वह विधि जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु जो होती है उसका प्रमुख रूप से घनत्व कैसा होता है, अधिक, और अशुद्धि का घनत्व कैसा होता है, कम। तब हम जिस विधि को उपयोग में लाने का कार्य करते हैं इस विधि को हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जो है ये है सामने, ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। इस विधि में होता क्या है, इस विधि के अंतर्गत प्रमुख रूप से होगा ये कि इस विधि के अंतर्गत एक पाए जाने वाला लकड़ी का एक स्लोप होता है, मतलब एक ढालू ऐसा पटिया होता है। इस पटिये के ऊपर विभिन्न प्रकार की रैक लगी होती हैं, ये रैक लगी हुई हैं। इन रैकों के अंतर्गत क्या करते हैं, ऊपर से हॉपर से हम अयस्क को गिराने का कार्य करते हैं और यहां से प्रमुख रूप से हम जल को छोड़ने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो चूंकि जो हल्के कण होंगे वो हल्के कण प्रमुख रूप से जल के बहाव के कारण प्रमुख रूप से कहां चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और जो भारी अयस्क होगा हमारा, जिसका भार प्रमुख रूप से अयस्क है, उस भारी अयस्क जो है वो भारी अयस्क प्रमुख रूप से इस पाई जाने वाली लकड़ी की रैकों के ऊपर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जितना भी अशुद्धि है वह प्रमुख रूप से कहां पहुंच गई, नीचे पहुंच गई, और अयस्क जो है वह प्रमुख रूप से हमारा रैकों के ऊपर रुकने का क्या कर गया, कार्य कर गया। और प्राप्त होने वाले इसी अयस्क को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ये जो अयस्क प्राप्त हुआ इसमें अधिक से अधिक मात्रा में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अशुद्धियों को हमने दूर करने का कार्य कर दिया और धातु की मात्रा को हमने क्या कर लिया, बढ़ा लिया। इसी विधि को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को एक नाम से और जाना जाता है, इसको लेविगेशन विधि के नाम से भी जानते हैं। विशेष तौर पे याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेविगेशन विधि को स्पष्ट कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का पहले सिद्धांत लिख लीजिए। सिद्धांत क्या है, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अयस्क का घनत्व कैसा होता है, अधिक, और अशुद्धि का घनत्व कैसा होता है, कम। इस विधि के अंतर्गत लकड़ी का प्रमुख रूप से ढालू पटिया होता है जिस पर प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार की रैकें लगी रहने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ऊपर से हॉपर के द्वारा हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अयस्क को नीचे की ओर गिराने का कार्य करते हैं और जल का तेज बहाव प्रमुख रूप से छोड़ा जाता है, जिसके कारण छोटे छोटे जो कण होते हैं, अशुद्धियां जो होती हैं, वह प्रमुख रूप से नीचे की ओर आने का कार्य करती हैं, और पाए जाने वाले भारी अयस्क जो होता है वह प्रमुख रूप से लकड़ी की बनी हुई रैकों पर रुकने का क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार से हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अयस्क को प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसी विधि को हम प्रमुख रूप से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या लेविगेशन विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये हो गया, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। देखिएगा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बाद आता है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पे याद रखना है। यह विद्युत चुंबकीय विधि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, विशेष तौर पे याद रखनी है। देखिए, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है
कि इस विधि के अंतर्गत पाए जाने वाले अयस्क या अशुद्धि में से कोई एक चुंबकीय होगा, मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होगा, चुंबकत्व का गुण पाया जाएगा, और कोई एक जो होगा वह प्रमुख रूप से अनुचुंबकीय होगा, मतलब प्रमुख रूप से पाए जाने वाले चुंबक के बने हुए पहियों की ओर आकर्षित होने का कार्य नहीं करेगा। या तो अशुद्धि आप ले लीजिए अनुचुंबकीय, और प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अयस्क को ले लीजिए चुंबकीय, या अयस्क को आप प्रमुख रूप से ले लीजिए अनुचुंबकीय और पाए जाने वाली अशुद्धि को ले लीजिए अनुचुंबकीय। आगे बात समझ में? अनुचुंबकीय चुंबकीय का मतलब चुंबक की ओर खींचने का गुण जो होता है उसको हम चुंबकीय और अनुचुंबकीय गुण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत देखिएगा, इस विधि के अंतर्गत होता यह है, इस विधि में दो रोलर होते हैं, ये रोलर हो गए, धातु के बने हुए दो रोलर होते हैं। इन रोलर में से एक रोलर जो होता है यह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले चुंबक के गुण को धारण किए रहता है। किसके गुण को? चुंबक के गुण को धारण किए रहता है। इस विधि में धातु के बने हुए दो रोलर होते हैं, दोनों रोलर में से कोई एक रोलर जो होता है उसमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है, पाया जाता है। दोनों रोलर को हम प्रमुख रूप से बेल्ट की सहायता से जोड़ने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके पश्चात पाए जाने वाले हॉपर के द्वारा अयस्क को हम प्रमुख रूप से इस बेल्ट के ऊपर गिराने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अब जब इसको हम प्रमुख रूप से इस बेल्ट के ऊपर घुमाएंगे तो रोलर जो होगा वह प्रमुख रूप से घूमने का क्या करेगा, कार्य करेगा। जब रोलर घूमेगा तो जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाला अयस्क है, जैसे मान लिया अयस्क हमारा प्रमुख रूप से पाए जाने वाले चुंबकीय गुण को धारण करता है, तो यहां से प्रमुख रूप से अयस्क गया तो ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले रोलर के प्रभाव के कारण या चुंबक के प्रभाव के कारण ये लौह पदार्थ जो होगा, जो भी प्रमुख रूप से अयस्क होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अशुद्धि जो होगी वह दूर की ओर गिरने का क्या करेगी, कार्य करेगी। इसी विधि को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली आपकी जो विधि होती है इसको हम विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। दो विधियां हो गई हमारी, पहली हो गई गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और दूसरी हो गई पाई जाने वाली चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरी विधि और देखते हैं, सिंपल सी झाग प्लावन विधि, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है, एग्जामिनेशंस में बहुत आती है, विशेष तौर पे इसको याद रखना है। झाग प्लावन विधि के बारे में बात करते हैं। इस विधि का उपयोग, सिद्धांत समझ लीजिए पहले कि ये किस विधि किस चीज पर काम करती है। इस विधि का उपयोग हम प्रमुख रूप से उन अयस्कों के स्थानांतरण के लिए करते हैं जिनमें सल्फाइड मुख्य रूप से अशुद्धि के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। सल्फाइड की अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस विधि को उपयोग में लाने का कार्य किया जाता है उस विधि को हम झाग प्लावन विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए जैसे हमारे सामने एक उदाहरण लिखा है कॉपर पायलेट CuFeS2, इसमें देखिए सल्फर प्रमुख रूप से पाए जाने वाली सल्फाइड की अशुद्धि उपस्थित है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस विधि के अंतर्गत झाग प्लावन विधि के अंतर्गत सिद्धांत आता है। इसका सिद्धांत क्या है, यह विधि अधिशोषण के सिद्धांत पर प्रमुख रूप से कार्य करती है। अधिशोषण का सिद्धांत क्या कहलाता है, मतलब किसी चीज के ऊपर अधिशोषित होने की क्रिया। जब कोई पाया जाने वाला कण किसी सतह के ऊपर प्रमुख रूप से रुकने का क्या करता है, कार्य करता है, सतह के ऊपर। इस क्रिया को हम अधिशोषण की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। सतह के ऊपर कोई पदार्थ प्रमुख रूप से रुक गया, ये अधिशोषण, और सतह के संपूर्ण सतह में फैल गया तो अवशोषण। याद रखिएगा, अवशोषण और अधिशोषण दोनों अलग अलग बिंदु हैं। अधिशोषण का मतलब सतह के ऊपर किसी कण के रुकने की क्रिया, और अवशोषण का मतलब प्रमुख रूप से संपूर्ण पदार्थ के अंतर्गत उसके घुलने की अवस्था। इसको हम प्रमुख रूप से अवशोषण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो हमारी विधि जो है वो अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब ये पदार्थ जो होगा, हमारा जो अयस्क होगा ना, वह प्रमुख रूप से सतह के ऊपर रुकने का क्या करेगा, कार्य करेगा। इस सिद्धांत को हम प्रमुख रूप से अधिशोषण के सिद्धांत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, झाग प्लावन विधि का उपयोग किस प्रकार के अयस्कों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है, तो जिनमें सल्फाइड प्रमुख रूप से अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है। एक बात। नंबर दूसरी बात, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झाग प्लावन विधि का प्रमुख रूप से पाया जाने वाला सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो झाग प्लावन विधि जो होती है वो अधिशोषण के सिद्धांत पर प्रमुख रूप से क्या करती है, कार्य करती है। इसके बाद देखते हैं इस विधि, इसकी विधि क्या है। विधि में देखिए, इसी चित्र से बना लेंगे आप सब, देख लेना केवल। इस विधि में धातु का बना हुआ प्रमुख रूप से एक टैंक होता है जिसमें हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जल को भरने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तथा एक पाए जाने वाले छिद्रयुक्त तो पाइप को इसके अंतर्गत क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। जल में पोटेशियम एथिल जेंथेट या चूल के तेल को मिला दिया जाता है, और पाए जाने वाले जल के अंतर्गत हम अयस्क को मिलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पाइप के द्वारा हम प्रमुख रूप से बड़ी तेजी के साथ वायु को प्रवाह करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। क्योंकि पाए जाने वाले पाइप के अंतर्गत छिद्र उपस्थित रहने का कार्य करता है, तो पाए जाने वाले वायु के कारण क्या बनने लगता है, झाग बनने लगता है।
झाग के कारण पाए जाने वाला अयस्क जो होता है वो झाग के साथ कहां जाता है, ऊपर, और अशुद्धि कहां रह जाती है, नीचे। अब झाग को यहां से हम निकाल कर क्या कर लेंगे, अलग, और झाग को अलग करने के बाद इसकी क्रिया प्रमुख रूप से किसके साथ करा दो, H2SO4 के साथ क्या करा दीजिए, इसकी क्रिया करा दीजिए। तो झाग क्या हो जाएगा, नष्ट, अयस्क की हमें क्या हो जाएगी, प्राप्ति। इस प्रकार से हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली जिस विधि को उपयोग में लाने का कार्य करते हैं उसको हम झाग प्लवन विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। एक बार और दोहराऊंगा मैं, देखिएगा विशेष तौर पे। झाग प्लवन विधि में एक पाए जाने वाला धातु का बना हुआ एक प्रमुख रूप से बड़ा टैंक होता है। इस टैंक के अंतर्गत जल को भरने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। इस जल में हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले सांद्रित अयस्क को या अयस्क को मिलाने का कार्य करते हैं, और उसमें प्रमुख रूप से पोटेशियम एथिल जैंथेट या चूड़ी के तेल को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तथा पाए जाने वाले प्रमुख रूप से इस जल के अंतर्गत पाइप के द्वारा, छिद्रयुक्त पाइप के द्वारा एक तेज वायु की धारा को हम प्रवाहित करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे, जिसके कारण में झाग की क्या होती है, प्राप्ति। प्राप्त होने वाला हमारा जो झाग होगा उसके साथ प्रमुख रूप से पाए जाने वाला अयस्क जो होता है वह प्रमुख रूप से झाग के ऊपर एकत्रित होने, झाग के साथ एकत्रित होने का क्या करेगा, कार्य करेगा। अशुद्धि जो होगी वह टैंक के तल में क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। प्राप्त होने वाले झाग को हम क्या कर लेंगे, अलग, अलग करने के बाद इसकी क्रिया किसके साथ करा दीजिए, H2SO4 के साथ। जब H2SO4 के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें प्रमुख रूप से अयस्क के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रमुख रूप से जिस विधि को उपयोग में लाया जाता है इसी विधि को हम झाग प्लवन विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बहुत विशेष तौर पे याद रखिएगा, तीनों परिभाषाएं हमने जो तीनों टॉपिक आपको बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीन विधियां मैंने पढ़ा दी आपको, एक झाग प्लवन विधि, दूसरी आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, और तीसरी विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये तीनों विधियां प्रमुख रूप से आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स के अंतर्गत इसको बनाने का कार्य कर लीजिएगा, अपनी भाषा में इसको लिख लीजिएगा। और इसी प्रकार से आगे हम प्रमुख रूप से और अन्य विधियों के बारे में बात करेंगे। धीमे धीमे चैप्टर आपका आगे की ओर बढ़ने का कार्य कर रहा है, लगातार मेहनत करते रहिए। इसी आशा के साथ मैं कल आपके सामने फिर उपस्थित हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।